नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। राघव एक युवा जो हमेशा खुद से पूछता था, मैं इतना आलसी क्यों हूं? उसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन हर बार आलस यानी प्रोक्रास्टिनेशन और डर के कारण वे अधूरे रह जाते थे। एक दिन बुक स्टोर में उसे एक किताब मिली जिसका नाम था द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बीट प्रोक्रास्टिनेशन, ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अचीव योर गोल्स। उसे लगा ये किताब तो मेरे लिए ही बनी है। आज हम राघव की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इस किताब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हम सीखेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं। अध्याय 1, आत्म अनुशासन को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन। राघव ने किताब का पहला लेसन पढ़ा। स्वनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, ये लंबे समय के लक्ष्यों के अनुसार आदतें विकसित करना शामिल है। ये बात राघव के लिए एक नई सीख थी। उसने महसूस किया कि वो हमेशा छोटे छोटे कामों में उलझकर अपने बड़े सपनों को टालता रहा था। बाधाओं को पहचानना। किताब में यह भी बताया गया था कि असफलता का डर यानी फियर ऑफ फेलियर आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी बाधा है। राघव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने महसूस किया कि उसका आलस सिर्फ आलस नहीं, बल्कि इस डर का नतीजा था कि अगर वो कुछ नया शुरू करेगा तो कहीं वो फेल न हो जाए। छोटे कदम उठाना। राघव ने तय किया कि वो अब कल से नहीं, 8 से शुरू करेगा। उसने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और इस बार स्नूज नहीं किया। उसने 30 मिनट तक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी एक लेखक बनने के सपने पर काम करना शुरू किया, भले ही वो सिर्फ 2 पैराग्राफ ही लिख पाया हो। निरंतरता का जादू। राघव ने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली मंत्र निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी है, पूर्णता नहीं। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन 30 मिनट लिखेगा। अध्याय 2, जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दें। पहले लेसन से मिले बदलाव के बाद राघव ने समझा कि असली काम तो तब शुरू होगा जब वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को संतुलित करेगा। किताब का अगला चैप्टर था फोकस ऑन की एरियाज ऑफ लाइफ। लेखक ने सलाह दी कि सेल्फ डिसिप्लिन को सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी पूरी जिंदगी में लागू करें। कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ। राघव ने अपनी बिगड़ती सेहत पर ध्यान दिया। उसने जंक फूड को कम करके और 20 मिनट का वर्कआउट करके अपनी सेहत को सुधारने का फैसला किया। भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल रेगुलेशन। राघव को अपनी भावनाओं को संभालने में दिक्कत होती थी। किताब से उसने मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना और जर्नलिंग यानी डायरी लिखना सीखा, जिससे उसे अपने गुस्से और डर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिली। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। राघव का समय सोशल मीडिया पर घंटों बिताने में बर्बाद हो जाता था। उसने प्राथमिकता का एक सरल नियम अपनाया। हर रात अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें और उन्हें सुबह सबसे पहले पूरा करें। व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप्स। उसने महसूस किया कि उसने अपने करीबी रिश्तों को नजरअंदाज किया है। उसने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। करियर ग्रोथ। उसने अपने करियर को प्राथमिकता दी और हर दिन अपने राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू किया। धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। उसने पैसों की बचत करना सीखा, जिससे उसकी चिंताएं कम हुई। अध्याय 3, लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। राघव को हमेशा लगता था कि एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना एक नामुमकिन सपना है। किताब का अगला चैप्टर ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स ने उसकी सोच बदल दी। बड़े लक्ष्य को तोड़ना। लेखक ने समझाया कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी छोटे करने योग्य कदमों में तोड़कर हासिल किया जा सकता है। विशिष्ट चरण। राघव ने अपने सपने को छोटे छोटे चरणों में तोड़ा, जैसे एक कहानी का विचार चुनना, रिसर्च और रूपरेखा बनाना, पहला ड्राफ्ट लिखना, प्रकाशकों की सूची बनाना, प्रमोशन और मार्केटिंग करना, छोटी जीत का जश्न। उसने हर छोटे कदम को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करना शुरू किया, जैसे एक मूवी देखना या बढ़िया डिनर करना। इन छोटी छोटी जीतों ने उसे प्रेरित रखा। अध्याय 4, भावनात्मक प्रबंधन को विकसित करना।
जैसे जैसे राघव अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था, उसे समझ आया कि भावनात्मक प्रबंधन सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस, उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस को अपनाया। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन और खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना उसकी नई आदत बन गई। तनाव प्रबंधन, तनाव को दूर करने के लिए उसने जर्नलिंग और स्ट्रेस ब्रेक्स लेना शुरू किया। पॉजिटिव माइंडसेट, उसने सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास किया। हर सुबह वो खुद से कहता, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हूं। अध्याय 5, आलस पर काबू पाना। राघव जानता था कि आलस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने इस पर काबू पाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई। ट्रिगर्स की पहचान, उसने उन कामों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें वो टालता था और साथ ही ये भी लिखा कि वो ऐसा क्यों करता है। टाइम ब्लॉकिंग, उसने अपने दिन को घंटों के छोटे ब्लॉक्स में बांटा और हर ब्लॉक में एक विशिष्ट काम करने का फैसला किया। डेडलाइन, उसने अपने हर छोटे लक्ष्य के लिए एक वास्तविक डेडलाइन तय की, जिससे काम समय पर पूरा करने का दबाव बना रहे। अकाउंटेबिलिटी, उसने अपने एक दोस्त को अपने लक्ष्यों के बारे में बताया और उससे कहा कि वो हर हफ्ते उससे प्रगति के बारे में पूछे। इससे राघव अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करने लगा। निष्कर्ष, एक जीवन भर की यात्रा। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब के अंत तक पहुंचते पहुंचते राघव को समझ में आ गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन यानी मंजिल नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। उसने अपनी लिखी हुई किताब का आखिरी चैप्टर पूरा किया और खुद को एक सफल लेखक के रूप में पाया। लेकिन असली जीत इस बात की थी कि उसने खुद को बदल दिया था। उसने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी बुरी आदतों को हराकर एक नया इंसान बनाया था। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है अगर आप शुरू करने की हिम्मत रखते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, निरंतर यानी कंसिस्टेंट बने रहते हैं। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए छोटे कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विचार उत्तेजक बुक समरी सुनना चाहते हैं तो किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब में।